मणिकरण जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? बढ़िया सर। कंफ्यूजन भी है, थोड़ी सी खुशी भी है कि काफी लोगों ने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके बाद प्रेज किया कि ठीक है ये आप हमें शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, कि सेबी ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इस तरीके से कि आप वहां पे जाके एक किसी भी शहर के, या आप सपोज करो किसी गांव में भी रह रहे हो, वहां से भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया, अपने शहर के आसपास के, डिस्ट्रिक्ट वाइज, किसी और स्टेट के अंदर, या जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनको भी ट्रेस कर सकते हो। तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। कुछ लोगों के इस टाइप की जेन्युइन कंसर्न था कि कम कहीं हम जो एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो सेल कर रहे हैं जो लोग, उनकी हम किसी तरीके से निंदा तो नहीं कर रहे हैं, उनको डेरिवेट ऐसा नहीं कर रहे। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि जो हम लोग ये सारी वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर दो स्टेप होते हैं कि सबसे पहले जब हमने कहीं पे कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, या हम कोई चीज घर से निकल रहे हैं, या अमेजोन के ऊपर जाके हम किसी चीज को ढूंढने जा रहे हैं, तो दो ही तरीके होते हैं कि या तो वेगली आप जा रहे हैं कि चलिए ये एक सेल लगी हुई है वहां पे जाके ट्राई कर लेते हैं कुछ मिल जाए, या दूसरा तरीका आप देखते हैं कि नहीं मेरे को ये 3 आइटम चाहिए तो मैं थोड़ा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कंपेयर कर लूंगा, या मेरे को इस टाइप के मेरे क्वेश्चन है उस टाइप के ऊपर मैं किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढ के उनसे राय लेता हूँ। तो जो पर्सन एडवाइस कर रहे हैं उनका बेसिक काम कहीं ना कहीं आपकी प्लान और स्ट्रेटजी को फिक्स करना है कि आपके एक पूरा प्लान बने, इन सेंस के भी हम लोग करने क्या जा रहे हैं। और कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, या हम कहेंगे कोई म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, या कोई इंश्योरेंस एजेंट है, उनका भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपने एक प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको वो सारे प्रोडक्ट्स को बाय करना है, तो उसके लिए यू नीड टू टॉक टू एन एक्सपर्ट। दैट पर्सन कैन बी एक्सपर्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस, इन म्यूचुअल फंड, इन लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, या आपको अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स चाहिए। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि भी हम लोग किसी की मतलब डेरिवेटरी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं पास करें, बट दोनों की एक इम्पोर्टेंस है। तो जैसे हमने सर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग ऐसे करके कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले चलिए मेरे पास कुछ 5 या 10 या मैंने 3 एडवाइजर को, मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, मेरे को पता लग गया, मैंने उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया कि ये 5 लोगों से मैं बात करूंगा। उसके बाद इमीडिएटली मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले मैं आपके उस स्टेटमेंट का आंसर दे दूं कि हम सच में किसी के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये जहां तक समझने वाली बात यह है कि एडवाइजर और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर में डिफरेंस ये होता है कि एडवाइजर जब आपको एडवाइस करता है वो आपको होलिस्टिकली समझता है, आपकी रिक्वायरमेंट समझता है, आपके इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज, गोल सबको स्टडी करके आपको हर एक एरिया के अंदर, हर एक, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो गोल बेस्ड है, चाहे वो लोन्स हैं, चाहे वो टैक्सेस हैं, इन सबके ऊपर आपको एडवाइस करता है। तो अगर आपको ब्रॉडली एडवाइस चाहिए तो आप एक एडवाइजर के पास आएंगे जो आपका फाइनेंशियल प्लान बना के देगा। बट अगर आपको एक स्पेसिफिकली, जैसे आपने अमेजन की एग्जांपल दी, अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज करना है, आपको क्लियर है कि आपको यही प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए। लेट्स से मुझे XYZ इंश्योरेंस कंपनी से एक चीज परचेज करनी है, तो ठीक है, मैं XYZ इंश्योरेंस कंपनी के पास आऊंगा। हमें भी डेफिनेटली इन सारे इंश्योरेंस एजेंट्स की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, हमें भी गाइडेंस चाहिए होती है। वी आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। ब्रॉडली समझ में आता है, हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के उसको गाइड कर सकते हैं, बट जहां पे प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आती है तो बहुत बार हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि एडवाइजरी रोल तो अभी अभी इंडस्ट्री में आया है, बट अल्टीमेटली एडवाइजरी तो इन्हीं के बेस पे चल रही थी। हम सिर्फ ब्रॉड बेस्ड एडवाइजरी अब करते हैं, फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हमने जब साइट पे जाके फिल्टर आउट कर लिया अपने एरिया के एडवाइजर्स को, या नियर बाय जो भी हमें दिखते हैं जिनको हम चूज करना चाहते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? तो नेक्स्ट करने से पहले अगेन जब आपने सिलेक्शन की तो वन शुड बी वेरी क्लियर कि आप सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं। अगर आपको अगेन प्रोडक्ट परचेज करना है तो शायद आप ये सिलेक्शन गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। आपको एडवाइजर्स तभी चाहिए जब आप एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाना चाहते हो, जब आप चाहते हैं कि मुझे मुझे एक होलिस्टिक एडवाइस मिले, मेरे ओवरऑल फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज किया जाए और मुझे गोल्स को अचीव करने में हेल्प की जाए। मेरे टैक्सेस का ये इशू है, मेरे गोल्स का ये इशू है, मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग तरह की हैं, मेरे लोन्स चल रहे हैं, तो ब्रॉड बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको प्लान बनाना हो तब जाके आपको एक एडवाइजर की जरूरत है जो
मेरे हिसाब से सबको चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल लाइफ कभी बिट्स एंड पीसेस में नहीं होती है कि आज आपने पीपीएफ ले लिया, आज आपने म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया, कल आपने इंश्योरेंस परचेज कर ली। इन सबका आपस में कोई इंटरलिंकेज होता है। आपका कैश फ्लो तो वही लिमिटेड है, उसी कैश फ्लो से आपने अलग अलग चीजों को परचेज करना है। अब कौन सा प्रोडक्ट आपके कौन से गोल पे सूट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो वो सब समझने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तो डेफिनेटली ही करवानी चाहिए। तो जब आपने सिलेक्शन शुरू की तो यस, इट इज नॉट फॉर द विंडो शॉपिंग। पहली चीज तो ये है कि आप सिर्फ टाइम अपना भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं और सामने वाला का भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मुझे एडवाइजरी करनी है, क्योंकि हर एडवाइजर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, कि हर एडवाइजर की कॉस्ट है। ये फाइनेंशियल एडवाइजरी फ्री में नहीं होती है, बिकॉज ये जो एडवाइजर्स हैं ये सब अनबायस्ड एडवाइस जब देते हैं और इनको किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड एडवाइस के पीछे इनको किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कमीशन नहीं आती है, तो सब फी बेस्ड काम किया जाता है और फीस के ऊपर ही एडवाइस होती है। और क्योंकि इनकी इनकम आपके फीस पर ही डिपेंड करती है, तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट एन अनबायस्ड एडवाइस फ्रॉम देम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ही इनको अप्रोच करना चाहिए, फी बेस्ड एडवाइजरी होगी और आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर हों, और अगर नहीं क्लियर हैं तो इनके साथ बैठ के ही आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो ब्रॉडली फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बिहेवियर फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, तो दे कैन हेल्प यू गाइड कि इन सारी चीजों में आपको इसी तरह से सोचना चाहिए, इस तरह से चीजें करनी चाहिए, तो दैट वे क्वेश्चंस भी वो अराइज कर सकते हैं आपके माइंड में, जिसको आप आगे पूछेंगे। तो जैसे किताब है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वहीं से एक तरीके के आप लाइक क्लोज एंडेड आपके आंसर निकल आते हैं। तो आज हम जैसे मेरे को अभी काफी लोग प्रश्न ये करते हैं कि सर ये कोरोना कवच करके या कोरोना रक्षक करके ऐसी पॉलिसी आई है, क्या हम ले लें? तो बहुत सिंपल सा आंसर होता है कि ये पॉलिसी तो राइडर की तरह है, आपको कोई जरूरत है अपनी पहले जरूरत देखिए। मार्केट में तो बड़ा कुछ आता रहेगा, आप अगर एक 20-25 लाख की एक बेसिक पॉलिसी ले लेते हैं तो आई थिंक आपका 95% काम तो हो ही गया है। तो ऐसे प्रोडक्ट बार बार आते रहेंगे तो आपको कई बार अननेसेसरी वो एक्साइटमेंट दे देते हैं कि हम लोग भी ऐसा कुछ, चलिए किसी से जानकारी लेके कर लेते हैं। तो मैं उसी प्रश्न के ऊपर आता हूं कि आपने जैसे क्लैरिफिकेशन दी कि जब हमने ऐसे कुछ एडवाइजर को शॉर्टलिस्ट कर लिया तो हम इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें कि मुझे क्या चाहिए, यू नो, कि मैं किस नजरिए से या किस जरूरत के हिसाब से किसी से बात करने वाला हूँ या किसी वीडियो को देखने वाला हूँ या किसी से कंटेक्ट करने वाला हूँ। तो बिफोर आई शॉर्टलिस्ट अ पैरामीटर कि हमने किसी पर्सन को जज कैसे करना है, यानी एक फाइनेंशियल प्लानर है कि कोई हो सकता है म्यूचुअल फंड का भी काम कर रहे हैं या कोई स्टॉक ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के भी प्लानर वहां पे जैसे आपने बताया कि सेबी अप्रूव वेबसाइट में मिल जाते हैं। तो फिर वही बात की उनको शॉर्टलिस्ट करने से पहले यानी उनमें से जो मेरे लिए बेस्ट क्या है ना, मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन से एडवाइजर होंगे, क्या उससे पहले मेरे को भी कुछ एक्सरसाइज करनी है अपने एंड के ऊपर इन अ वेरी स्ट्रक्चर मैनर की भी एटलीस्ट ये 2-3 चीजें तो मैं करूं, उसके बाद ही मैं उनको अच्छे से सिलेक्ट कर पाऊंगा। यानी मैं पहले अपनी जरूरत के ऊपर किन चीजों को शॉर्टलिस्ट करूं, उसके बाद मैं वहां से किसी एडवाइजर को शॉर्टलिस्ट करूं अपनी रिक्वायरमेंट के साथ। देखिए, जरूरत है, मैंने जैसे बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा नहीं है जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को ही चाहिए होती है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसान कमा रहा है, जो भी खर्चा कर रहा है, जिसकी लाइफ में गोल्स हैं, सबकी लाइफ में रिक्वायरमेंट रहती है और सबने धीरे धीरे लाइफ में बिजी हो जाना है, अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कराने के पीछे अपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी फैमिली को भी संभालना है, अपनी हेल्थ को भी देखना है, तो अल्टीमेटली टाइम कंस्ट्रेंट तो वहां पे है ही है। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तो डेफिनेटली चाहिए होगी और करनी भी चाहिए। आपको ऑर्गेनाइज करती है, एक प्रोसेस बेस्ड डिसिप्लिन्ड अप्रोच में डालती है। तो बेसिकली जब आप सिलेक्शन करते हैं ना सेबी रजिस्टर्ड वेबसाइट पे जाके, तो वहां पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेबी रजिस्टर्ड सिर्फ फाइनेंशियल प्लानर्स नहीं है, वहां पे स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं। तो अगर मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए तो पहला मेरा सर्च यहाँ पे होना चाहिए कि क्या वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है कि नहीं है, जो शायद आपको उस साइट से ना मिले। इसलिए मैंने साइट से आपको ये देखने के लिए बोला कि आप देखिए अपने नियर बाय कौन है आपके पास सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, या आप स्पेसिफिक किसी सिटी के अंदर देखना चाहते हैं,
या आप ऑनलाइन एक ब्रॉडली देखना चाहते हैं किसी को, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज बहुत बढ़िया मिलती हैं आज की डेट में। तो द पर्सन हु इज एडवाइजिंग यू शुड बी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस चाहिए। इवन अगर स्टॉक ब्रोकिंग चाहिए तो फिर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको स्टॉक ब्रोकिंग ही चाहिए, आपको सीएफ, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं चाहिए, तो उन तरह के लोगों को ढूंढिए। तो जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे फिर उनसे बात कीजिए, उनसे बात करके उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस जानिए, वो किस तरह के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, किया है उन्होंने, किस तरह के प्रोफाइल्स को हैंडल किया है उन्होंने, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज देखी हैं अलग अलग तरीके से, राइट। तो बहुत सारे चीजों में आपको आंसर मिल सकते हैं। जब आपके पास अगेन क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए, या आपके पास जजमेंट के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड आपको बातों से ही पता लग जाता है। ट्रस्ट वाली फीलिंग तो डेफिनेटली आती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी जजमेंट जो है वो सिर्फ फीस के बेस पे नहीं होनी चाहिए, जो 99% केसेस में होता है, बिकॉज एवरी फाइनेंशियल प्लानर हैज अ डिफरेंट फी स्ट्रक्चर। कोई फिक्स्ड फी लेता है, कोई सिर्फ प्लान बना के आपको फ्री कर देता है कि इम्प्लीमेंटेशन आप कर लीजिए, कोई प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन सब में हेल्प करता है, कोई आपके एसेट्स के अंदर ऊपर फीस लेता है, कोई फिक्स्ड फी लेता है। आई मीन देयर आर डिफरेंट फी मॉडल्स। तो आपके लिए समझना जरूरी है, बट दैट डजंट मीन उस फीस ज्यादा है या कम है उसके बेस पे कोई डिसीजन हो पाएगा। ज्यादा है ये भी जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो, कई बार ये भी एक पैरामीटर बन जाता है कि उसकी फीस ज्यादा है तो अच्छा होगा, और बहुत कम है उसका भी ये मतलब नहीं है कि इसके पास कुछ नहीं होगा, क्या बताएगा, शायद इसको बिजनेस लेने के लिए फीस लेना चाहता हो मेरे से। तो ये एक आपका सिलेक्शन पॉइंट हो सकता है। आप क्वालिफिकेशन के बाद प्रोसेसेस समझ सकते हैं कि एक्चुअल में वो करते क्या हैं और कैसे करते हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है ये कंसीडर करना चाहता हूँ कि सपोज कर लीजिए हमने किसी पर्सन का थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया नेट के ऊपर भी, चलिए हमने सीएफपी का भी दे लिया, एक सिंपल लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, मतलब इन सेंस की भी मेरे को किन्हीं के बारे में पता लग गया, तो क्या ऐसा ना हो कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें करने के बजाय मैं सीधा उनसे एक बार बात ही कर लूँ, उनको मैसेज करूँ कि सर कब टाइम दे सकते हैं, और एक दिन यही लगाया कि भी ये जो 3 या 5 लोग हैं जो मैंने को सिलेक्ट की है, आई थिंक 3 विल बी मोर देन गुड इनफ। 3 लोगों से मैं आधा घंटा एक बार बात कर लेता हूँ, उनकी परमिशन लेके, अपॉइंटमेंट लेके, आई थिंक दैट कैन बी अ गुड अप्रोच। हमारे काम भी बड़ा फास्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं बात करके हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज तो मेरे को यहाँ पे आ जाता है कि भी मैं पहले 2 या 3 क्वेश्चन क्या पूछूं जिससे मैं थोड़ा सा अपने आप की भी सेटिस्फेक्शन हो, यानी सही क्वेश्चन पूछता हूं ताकि मैं किसी नतीजे पे भी पहुंच पाऊं कि अगर मेरे को किन्हीं को फाइनलाइज करना मैं फटाफट कर सकूं। हाँ बिल्कुल, सी आपको जानना है कि वो जो करते हैं वो कैसे करते हैं, उनके प्रोसेस क्या हैं। क्या वो सिर्फ एक वेबसाइट को देख के, जिस तरह से अभी तक आप खुद इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करते थे या अपने लेवल पे कुछ चीजें मैनेज करते थे, क्या उसी तरीके से वो मैनेज करते हैं, या उनका कोई प्रोसेस है, कोई डिफाइंड प्रोसेस है? राइट। तो बहुत तरह के, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो ये खुद ही 6 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे डेटा गैदरिंग होती है, रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, आप इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करते हैं, एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन क्या आता है। तो स्टेप्स हैं यहाँ पे, आप किस तरह से चीजों को चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्ट सिलेक्शन का, क्यों आपको एडवाइस करना है, उसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए। उसी के बेस पे एक रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू कितनी कितनी देर के बाद होगा वो पूछना जरूरी है। मॉनिटरिंग होती है तो मॉनिटरिंग किस बेस पे होगी, कैसे होगी, कौन करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा हेल्प करेंगे। और जब आप 3 प्लानर से अलग अलग बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज और, एक तो कंपैरिजन में आसानी होगी, और दूसरा एक प्लानर से पहले प्लानर से बात करते हुए शायद आपके माइंड में और क्वेश्चंस निकलें जो आप तीसरे से बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिक क्वेश्चन, कई बार अजीब सी बात होती है कि कैसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और मुझे उसके बेस पे, उसी के बेस पे मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, जब वो मेरे साथ, जैसे 3 प्लानर्स के बीच में मैं भी था, जब मुझसे बात की जा रही थी, तो मुझसे पूछा गया कि आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं। Okay. तो उस टाइम पे आई वाज ड्राइविंग वैगनआर। तो वैगनआर सुनने के बाद उनको लगा कि नहीं, जो प्लानर वैगनआर चलाता है वो शायद अच्छा प्लानर ना हो, क्योंकि एक प्लानर को महंगी से महंगी गाड़ी चलानी चाहिए। दिस वाज हिज व्यू पॉइंट कि अगर वो महंगी गाड़ी चलाता है तो दैट मीन्स वो भी रिच होगा और वो हमें भी रिच बना सकता है।
बट अगेन ओके, रिच लाइफ की डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग है। अगर आप अपने आपका पैसा आपको खुश नहीं रख पा रहा तो पैसा किस बात का। तो बिल्कुल। आप पैसा संभाल के खुश रह सकते हैं, पैसा खर्च करके कभी खुशी नहीं मिलती है इतनी। तो आप प्रोसेस समझिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको एडवाइस कौन करेगा। आप किसी ओके, रोबोट एडवाइजर से बात कर रहे हैं जिसने एक सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया है और आपको एंट्रीज करनी है और एक प्लान बन के बाहर आ जाएगा, या आप किसी बिजनेस पर्सन से बात कर रहे हैं जिसके पास 20-25 एम्प्लॉयज हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, वो अलग बात है कि आपको कौन एडवाइस करने वाला है, कैसे एडवाइस करने वाला है, या आप डायरेक्टली प्लानर से बात करने वाले हैं। तो और अगर मैं ये नहीं कहूंगा कौन सही है कौन गलत है, ये बात करके जी, आपको मालूम पड़ेगा कि हो सकता है वो जो रिलेशनशिप मैनेजर हो वो ज्यादा क्वालिफाइड हो और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और अच्छे तरीके से आपकी हेल्प कर सके। बट ये आपके लिए पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम एक ब्रांड के नेम पे एडवाइस लेने चले जाते हैं और हमें एडवाइस करने वाला वो नहीं होता जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है, और हमें अल्टीमेटली वो इतनी प्रोफेशनल एडवाइस नहीं मिलती जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट वे आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर लेना जरूरी है कि मुझे एडवाइस कौन करने वाला है। राइट। अ, हम्म। यहाँ पर एक बात ये भी है कि किसी खास चीज का ध्यान रखना जो मेरे को ये हेल्प कर सकती है कि भी किस एडवाइजर के साथ मैंने परस्यू नहीं करना, यू नो। आप इस इंडस्ट्री में बड़े सालों से हैं तो बहुत सारे अच्छे या कुछ गलत लोगों को भी जानते होंगे, पता लग ही जाता है कि इंडस्ट्री में होता ही है, राइट। तो जब ये बातचीत हो रही है कुछ ऐसी चीज के ऊपर जो हमें थोड़ा सा वार्निंग साइन दे सकती है, दैट कैन हेल्प अस। डेफिनेटली देखिए, जब भी कभी आप एडवाइजरी ले रहे हैं तो एडवाइजर हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देता है, वो आपको एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में लाने की बात करता है, वो प्रोडक्ट्स की बात नहीं करता है, जिसका आंसर बहुत बार एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर चाहता है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये नहीं मालूम पूछना क्या है। तो अब हम अगर वो बात कर ही रहे हैं तो उसको मालूम होना चाहिए कि अगर सामने से आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स की एडवाइस आ रही है, सामने से इनिशियल स्टेज पे ही ये बोला जा रहा है कि हम आपको ये XYZ इंश्योरेंस दे देंगे, हम आपको XYZ म्यूचुअल फंड दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपके लिए बॉन्ड्स परचेज करवा देंगे, सो दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन एडवाइस, यू आर अगेन गोइंग टू बाय सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट पर्सन। डेफिनेटली। तो प्रोडक्ट्स ही परचेज करने हैं, वो तो आप आज भी कर रहे हो। तो आपको स्ट्रक्चर में रह के जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं बनता, डिसिप्लिन नहीं बनता। और एक चीज और, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक फी बेस्ड प्रोसेस है, क्योंकि अगर सेबी बोलती है कि आपको अनबायस्ड एडवाइस देनी है और आपको तो अनबायस्ड एडवाइस विदाउट एनी अर्निंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, तो आप फीस चार्ज करेंगे। बट बहुत लोग ये फ्री में बांटते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स बेचने के ओके, लिए हम आपका प्लान फ्री में बना देंगे, हम आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन फ्री में दे देंगे आपको, पर उसके बाद आपकी ओके, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ जाता है इन्वेस्टर के लिए पूछने वाला कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ अर्निंग, आप कमाएंगे कैसे। तो अगर आप राइट, कमा रहे हैं किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से, आपको कमीशन आ रही हैं, तो वहां पे अनबायस्ड कैसे रही बात, मैं कैसे मालूम कि जो आप प्रोडक्ट मुझे दोगे वो आप इसलिए दे रहे हो कि मुझे सूट कर रहा है, या आप इसलिए दे रहे हो कि आपको उसके ऊपर अर्निंग ज्यादा आ रही है, कमीशन ज्यादा मिल रही है। राइट, राइट। तो बिल्कुल हमेशा ठीक है। इन्वेस्टर को फी जी, बेस्ड मॉडल में जाके ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आर फी बेस्ड, some are fee only and some are commission based too. ओके। मतलब कुछ लोगों के साथ तो ये तो इस चीज की डिमार्केशन के लिए इज इट ओके कि डायरेक्टली हम उनसे पूछ लें कि चलिए आप अर्निंग कैसे करें। एक जैसे मैं डॉक्टर के हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, किसी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, तो हमें मालूम है कि अगर एक छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ है, तो चलिए जी उनकी एक फीस है, पता लगे कहीं छोटे शहर में 200 होगी, बड़े शहर में 500 होगी, 1000 होगी। तो डॉक्टर का सिंपल सा काम, नेचुरली एक डॉक्टर का काम कंसल्टेशन या एडवाइस ही है, वहां पे लिखा ही होता है डायरेक्टली कंसल्टेशन फी। तो आपको मालूम है यहाँ पे जाएंगे वो दे देंगे। कई बार जैसे कुछ बच्चों के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वो नॉर्मली उनको कन्विंस करते हैं प्रैक्टिकली कि आपके बच्चे को दवाई की जरूरत नहीं है, यू नो। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छे लोग कामयाब हैं जो एक जेन्युइन एडवाइस दे पा रहे हैं। तो यानी इस डिमार्केशन के लिए हम इस चीज के बारे में चाहे डायरेक्ट बात करें या इनडायरेक्टली जज करें कि क्या मेरे को कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है, या हम लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और हम एक प्रोसेस के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में क्या क्या करेंगे इंस्टेड ऑफ की प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं। आप सब समझिए, देखिए अगर
प्लानर अच्छा है तो वो ट्रांसपेरेंट है, सेबी भी यही चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी से बात हो। आपको राइटिंग में भी चीजें मिलेंगी अगर आप चाहेंगे तो, वेबसाइट पे लिखा होगा, वो एग्रीमेंट आपसे साइन करवाएंगे, तो सब चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई हिडन चल रहा है, कहीं ना कहीं से अर्निंग अलग तरह से आ रही है और वो आपको बताते हुए कतरा रहा है, तो दैट मीन्स आई मीन ही इज नॉट द पर्सन जहां पे आप फुल ट्रस्ट करके आप उसको अपने पैसे हैंड ओवर करें। देखिए ये जो रिलेशनशिप है, ये डॉक्टर, जैसे आपने डॉक्टर की एग्जांपल दी कि हम क्लिनिक पे गए, दवाई लेके आ गए, तो वहां पे बात खत्म हो जाती है, आप एक बार ठीक हुए तो फिनिश हो गई। बट ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज है। एक प्लानर एक फैमिली डॉक्टर की तरह हो जाता है, जो आपको अंदर बाहर समझता है, आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट समझता है, आपके रिस्क समझता है और आपको टाइम बाय टाइम एडवाइस करता है। तो आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ ही जाना चाहेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन है। और वहां पे अगर उस ट्रस्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रस्ट आज नहीं तो कल हिलेगा। तो चाहे वो कमीशन लेता है, चाहे वो फीस लेता है, वो किस तरह से क्या अर्निंग करता है, तो वो बतानी चाहिए। इनफैक्ट रेगुलेटर भी बोलता है कि बताना चाहिए, तो बताने में हर्ज क्या है। और आपको भी उसको इस बेस पे जज नहीं करना चाहिए कि वो ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है। अल्टीमेटली कोई भी एक प्रोफेशन रन कर रहा है, वो कमाने के लिए ही रन कर रहा है। आपको तो सिर्फ ये समझना है कि वो जो एडवाइस देगा वो आपके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगी और आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हो। प्रोसेस फॉलो होगा, डिसिप्लिन में आएंगे, प्लान बनेगा, रिव्यू कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, उसको कब कब फीस देनी है, कितनी फीस देनी है, कैसे बढ़ेगी, कैसे चेंजेस आएंगी फीस के अंदर। तो वो ये सारी चीजें जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है, क्या इसके दौरान इज इट अ राइट थिंग कि भी मैं अगर किन्हीं को चूज करने वाला हूँ, या मेरा किन्हीं पे मन बन भी जाता है कि नहीं यार इनके साथ मेरे को बात करके भी अच्छा लगा, तो ओवरऑल मेरी जजमेंट सही जा रही है, तो इज इट ओके एज अ क्लाइंट कि मैं उनसे कुछ रेफरेंस भी पूछ लूं कि सर मेरे को किसी से बात करा दीजिए जस्ट टू टेक एन एक्सपीरियंस? तो क्या ये राइट क्वेश्चन है या कि नहीं? इज इट पॉसिबल टू गेट इट डन और नॉट? नहीं, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर भी मिलेगा उस प्लानर से, क्योंकि बहुत बार देखिए क्या होता है कि प्लानर कभी भी क्योंकि फाइनेंसिस का मसला है और यहाँ पे प्राइवेसी भी आती है, तो कभी भी किसी का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया जाएगा कि आप उनसे बात कर लीजिए, वो मेरे क्लाइंट हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, दैट्स अगेन शुड रेज अ रेड फ्लैग फॉर यू कि उसने बिना कुछ परमिशन लिए ही आपको एक रेफरेंस दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मेरा क्लाइंट मुझे परमिट नहीं करता कि हाँ तुम मेरी डिटेल्स उस नए प्रोस्पेक्ट से शेयर कर दो और मैं बात करने को रेडी हूं, तब तक बात नहीं हो सकती। अगर आप किसी का डायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं तो वो प्रिपेयर्ड भी हो सकता है, प्लान्ड भी हो सकता है, और विदाउट परमिशन आप किसी को रेफरेंस दे रहे हैं तो दैट्स अगेन अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स। हो सकता है वो क्लाइंट बात ना करना चाहे, बट यस बहुत लोग होते हैं, मैंने भी कुछ क्लाइंट्स को रेफरेंस दिए थे, बात हुई थी, बट अगेन परमिशन लेके, विदाउट परमिशन ये बात नहीं हो सकती है। ओके, राइट। तो इस चीज ने नहीं, आपने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी। तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो सपोज कर लीजिए हमने कहीं पे शॉर्टलिस्ट किया, हमने 1 या 2 दिन या 4-5 दिन लगा के ये प्रोसेस को किया, तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, क्या यहाँ पर हम ऐसा भी कुछ किसी पर्सन को सजेशन दे सकते हैं, या आप अपने एक्सपीरियंस से हल्का सा बता सकते हैं कि जब मैं किसी ये शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस कर रहा हूँ, तो इस दौरान कहीं ना कहीं ये जर्नी जो चल रही है सिलेक्शन की, मैं अपने आप ही ड्रॉप आउट हो जाऊं, कि मैं ये एक्सरसाइज करूं ही ना, कि अगर मेरे क्वेश्चन ही गलत हैं या अनरियलिस्टिक हैं या जायज क्वेश्चन नहीं है, या मेरी एक्सपेक्टेशन ही ऐसी है जो फाइनेंशियल प्लानर एक एथिकल प्लानर मीट नहीं कर सकता, तो मेरे को उस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं? देखिए अगेन वो हम वापस से स्टार्ट पे आते हैं कि आपने क्या समझा है फाइनेंशियल प्लानिंग को। अगर तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग को एक इन्वेस्टमेंट टिप मॉडल समझ रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग को कोई हाई इन्वेस्टमेंट जनरेशन प्रोसेस समझ रहे हैं, तो वो गलत है। तो आपको ये लोग हेल्प नहीं करेंगे। और अगर कोई बात करते हुए, फ्रेंकली अगेन ये वाला क्वेश्चन, अगर कोई बात करते हुए आपको ये बोल दे कि मैं आपको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके दे सकता हूँ, वो भी रेड फ्लैग है आपके लिए। आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई मैक्सिमम रिटर्न की जनरेशन की बात नहीं होती है ये प्रोसेस के अंदर। दूसरा, एक क्योंकि ये फी बेस्ड प्रोफेशन है, फीस आती है इसमें, ज्यादा कम भी आती है। तो अगर आपको फीस पेमेंट से एलर्जी है, आप ये समझते हैं कि हर चीज तो फ्री में मिलती है मार्केट में, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि नथिंग कम्स फॉर फ्री, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी शेप में किसी को पे कर रहे हैं, तभी आपको एक सर्विस मिल रही है। जब आप इस चीज को समझते हैं
तो आप फी को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर आपको डायरेक्ट फीस से एलर्जी है कि नहीं मुझे फीस नहीं पे करनी, वो तो मुझे फ्री में दे देगा, मैं उससे करवा लूंगा, तो भी आपके लिए इतनी सिरदर्दी लेने का कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से रजिस्टर्ड एडवाइजर ढूंढें और किससे क्या करवाएं। तो अगेन अपना टाइम भी बचाइए, सामने वाले का टाइम भी बचाइए, और जहां पे खुशी मिलती है वहां पे चीजें कीजिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तो यही समझा हूँ। देखिए, एक जैसे हमने एक बहुत टिपिकल इंडियन एग्जांपल ये आ जाता है कि जब हम बच्चे का 9th या 10th का जो टाइम चल रहा होता है, तो सारे के सारे जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे की बहुत ही कम होता है कि बच्चे की पहले ही डिसाइडेड होता है कि 8th या 9th में कि मैंने कॉमर्स में जाना है, मेरे को फिलोसफर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, फोटोग्राफर बनना है, या मेरे को इंजीनियर बनना है। ज्यादातर शायद आजकल होने लग गया हो, पर हमारे टाइम में तो ऐसा होता ही नहीं था। तो सारे के सारे लोग किसी अपने घर में जो सबसे कोई कामयाब अंकल है, आंटी है, या कोई अच्छी जगह लगा हुआ है, तो उसी एडवाइस देते थे कि बच्चे का क्या कराएं। ठीक है नहीं? तो जो हम एडवाइस लेते हैं जिंदगी भर, हर एक मौके के ऊपर भी एडवाइस ली जाती है। लेकिन जो लाइफ में कोई भी इंसान है, इज अ मनी मेकिंग मशीन। वो सारे दिन पैसे के पीछे भाग रहा है, काम तो कर रहा है। तो ये जो पैसे का सारा जो लेन देन है, या पैसे की मैनेजमेंट है, किस तरीके से डिसिप्लिन तरीके से आप उसको जैसे आप बोलते हैं कि प्रिजर्व करना है, हमें अक्यूमुलेट भी करना है, सारी ये जो स्टेप बाय स्टेप होएगा, उनकी जो इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करेगा। कि मैं अगर लॉन्ग टर्म के अंदर, हम जैसे एक बात होती थी कि भी जैसे चक्रवर्ती ब्याज है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, कि अगर आप 0.11 टू 0.11% भी धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आई जाता है। जैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर काफी लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं, आप डायरेक्ट ले लीजिए, लेकिन जब आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में जाना है, तो आपको दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है फंड वैल्यू आपकी अच्छी बन जाए, हो सकता है आप गलत म्यूचुअल फंड के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, अगर आप डीओआईवी अपने खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो हमारा लास्ट एपिसोड था, और ये एपिसोड है, ये अगर कोई भी पर्सन इसके ऊपर टाइम लगा के उनको देखेंगे, और आई रिक्वेस्ट यू कि अगर इसके ऊपर कुछ आप पोस्ट वगैरह हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए। ठीक है नहीं? ताकि एक और जैसे आपके एंड के ऊपर क्या सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं, क्या फी चार्जेस हैं, या आपने कुछ क्लाइंट्स का भी आप डिटेल दे सकते हैं, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि एक प्रोफेशनली लोग इस चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, राइट? तो पर्सन कैन लर्न फ्रॉम दैट। तो आज आपने टाइम निकाला सर, यू गेव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो थैंक यू वेरी मच। विल गेट इन टच वेरी अगेन। थैंक्स अ लॉट। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी।